ये फैन ने उन दर्जन भर सफेद बालों वाले बूढ़ों को देखा और बहुत देर तक अवाक रहा। वे निश्चित रूप से उसके सहपाठी थे, लेकिन वे सभी ऐसे हो गए थे। ये वास्तव में डरावना था। कैंगो भी अवाक रह गया। उसे कुछ डर और घबराहट महसूस हुई। अगर वह ऐसा हो गया होता तो उसे मरने का भी मन करता। वे दोनों जल्दी से वहां पहुंचे और सबकी हालत जांची। सौभाग्य से सबकी सांस चल रही थी और उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। अरे, कैंगो ने घास में लियू यी को पाया। उसमें उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे और वह अभी भी पहले की तरह ही नाजुक और कोमल थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह दयनीय लग रही थी। इससे ये फैन और पैंगो बहुत खुश हुए। स्कूल के दिनों से ही लियू यी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अब वे उसके लिए पूरी तरह से सहानुभूति रखते थे और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ बुरा हो। ये फैन ने झांग जीलिंग को एक पुराने पेड़ के नीचे पाया। वह 40 के आसपास का लग रहा था। हालांकि वह कुछ समय से कम उम्र का लग रहा था, लेकिन वह झोही और अन्य लोगों जितना बुरा नहीं था। सुंदर जिलिंग चाचा बन गए हैं। यह अंकल जिलिंग बनने से बेहतर है। ये फैन और पैंगो एक दूसरे से फुसफुसाए। कुछ देर बाद लियू यी जाग गई। जब उसने ये फैन और पैंगो को देखा तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कुछ ही देर में झांग जीलिंग भी जाग गया। जब उसे अपनी हालत का एहसास हुआ तो वह चीखने से खुद को नहीं रोक सका। एक युवा से लेकर एक ईमानदार चाचा तक कोई भी यह स्वीकार नहीं कर सकता था। जिलिंग, ज्यादा उत्साहित मत होइए। उनकी हालत देखिए और आपको बेहतर महसूस होगा। ये सुनकर झांग जीलिंग ने झोई, ली जियाओन और अन्य लोगों को देखा और दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि कोई भी चीज सबसे बुरी नहीं है, सिर्फ बदतर है। ये कैसे हो सकता है? वह चकित था, लेकिन जब वह निराशा में था तब वह पहले से बहुत बेहतर था। वहां मौजूद एक दर्जन से ज्यादा लोगों में से ये फैन और पैंगो अपनी जवानी में लौट आए थे। लियू यी में कोई बदलाव नहीं आया था। झांग जीलिंग की उम्र 20 साल कम हो गई थी और बाकी लोग बूढ़े हो गए थे, उनके शरीर खराब हो रहे थे। ये फैन और पैंगो ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को तुरंत क्रिस्टल क्लियर लाल फल का ख्याल आया। जब उन्होंने इसे खाया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके मुंह खुशबू से भर गए और जल्दी से उनकी ऊर्जा वापस आ गई। अब ऐसा लग रहा था कि यह फल असाधारण था। इसे रहस्यमय कहा जा सकता है। किसी अज्ञात कारण से सभी बूढ़े हो गए थे। केवल वे ही लोग जिन्होंने ये फल खाया था समय के क्षरण का विरोध करने में सक्षम थे। आखिर किस तरह की शक्ति उनसे उनकी जवानी और जीवन शक्ति छीन सकती है? पैंगो हैरान था। मुझे लगता है कि यह संभवतः निश्चित प्राचीन भूमि है। ये फैन ने अनुमान लगाया। नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। यह आदिकाल से संबंधित था या यह एक निश्चित क्षेत्र था जो आदिकाल से ही अस्तित्व में था। यहाँ तक कि पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े और चींटियां भी इससे दूर रहते थे और यह पूरी तरह से शांत और निर्जीव था। यह निश्चित रूप से बहुत खतरे और बुराई का स्थान था। हालांकि वे बिना किसी खतरे का सामना किए सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए थे और यह परंपरा के अनुरूप नहीं था। इससे वास्तव में आदिम निषिद्ध क्षेत्र शब्द अपने नाम के अयोग्य प्रतीत होने लगे। हाँ, यह आदिम निषिद्ध क्षेत्र के कारण होना चाहिए। पैंगो भी मामले का मर्म समझ गया। उनके अनुमान के अनुसार आदिम निषिद्ध क्षेत्र में एक भयानक शक्ति थी जो हर किसी की जवानी और जीवन शक्ति छीन लेती थी। लेकिन ये तभी क्यों सक्रिय हुआ जब सभी लोग बाहर चले गए? उनको समझ नहीं आया। शायद यह एक अभिशाप के समान शक्ति है। शायद जब तक हम आदिम निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, चाहे हम बाहर निकले या नहीं, चाहे हम कहीं भी हों, एक बार अभिशाप के कार्य करने का समय समाप्त हो जाने पर हम बचकर नहीं निकल पाएंगे। ये फैन और पैंगो खुद को खुशकिस्मत महसूस करने से नहीं रोक पाए। अगर उन्होंने कुछ अजीबोगरीब फल नहीं खाए होते तो शायद अब तक वे बूढ़े और कमजोर हो गए होते। कुछ समय बाद एक एक करके सभी जाग गए। पहाड़ की चोटी पर तीखी चीखें गूंजने लगी। चीखें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। फिर सिसकियां उठने लगी और गिरने लगी। समय से पहले बूढ़ा होना और बालों का सफेद होना दुनिया की सबसे दुखद बात थी। 20 साल की उम्र किसी के जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है, लेकिन पलक झपकते ही उसके बाल सफेद हो जाते हैं और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? वे इतने दर्द में थे कि वे मरना चाहते थे। मैं ऐसा क्यों बन गया? झोही ने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया और अपनी झुर्रियों वाली त्वचा को सहलाया। फिर उसने मुरझाए हुए सफेद बालों का एक गुच्छा निकाला और एक बेहद बुरी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्यों? उसके बगल में वांग जिवेन भी कांप रहा था। उसने अपने शरीर की स्थिति की जांच की। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसकी आंखों के नीचे के बैग कबूतर के अंडों जितने बड़े थे। वह अतुलनीय रूप से बुरा लग रहा था क्योंकि उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। आह! लिनजिया गिरने की कगार पर थी। उसकी चीखों से जंगल के पक्षी डर गए और सभी दिशाओं में भागने लगे। दिखावट एक महिला की पहली प्राथमिकता थी, विशेष रूप से सुंदर महिलाएं जो अपनी दिखावट के बारे में अधिक ध्यान रखती थी। उसके जैसी स्वाभाविक रूप से सुंदर, मनमोहक और सेक्सी महिला के लिए यह अचानक पता चले कि उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा अपनी चमक खो चुकी है और असहनीय रूप से रूखी और वृद्ध हो चुकी है, यह उसे मार डालने से भी अधिक असहनीय था। दूसरी तरफ ली जियाओन भी उसी स्थिति में थी। वह इतनी पीड़ा में थी कि वह आत्महत्या करना चाहती थी। अगर वह कभी एक सुंदर कमल का फूल हुआ करती थी तो अब उसे सूखे कमल के पत्ते के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। उसके काले बाल सफेद, फीके और खरपतवार की तरह मुरझा गए थे। उसकी त्वचा और भी ज्यादा झुर्रीदार और ढीली हो गई थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। ये फैन को आते देख ली शियाउन तुरंत चिल्लाए, इधर मत आना। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और लगातार रोती रही। फिर उसने अपना सिर अपने घुटनों के बीच दबा लिया। ये फैन उसे उत्तेजित करने से बचने के लिए वहां नहीं गया। उसने भीड़ को ऊंची आवाज में सांत्वना देते हुए कहा, निराश मत होइए। इस दुनिया में भगवान भी मौजूद हैं। क्या नहीं हो सकता? इसका कोई समाधान जरूर होगा। पहाड़ की चोटी पर एक उदास माहौल था। कई लोग इतने दर्द में थे कि वे चाहते थे कि वे मर जाएं। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उन्होंने ये फैन और पैंगो को देखा, जो केवल 11 या 12 साल के दो किशोर थे। ज्यादातर लोग असहनीय रूप से बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वे दोनों अपनी जवानी में लौट आए थे।
इस विरोधाभास ने कई लोगों के दिलों को दुखाया। हे भगवान, भगवान, लानत है तुम पर। कैट बेहद गुस्से में था। उसने अपना अतुलनीय दुख व्यक्त करने के लिए चीनी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल किया। शैतान, परेशान मत हो। कैंगबो उसके पास गया और बहुत ही निर्दयता से उसके कंधे पर थपथपाया। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके साथ धीरे धीरे बुरा होना दुनिया की सबसे रोमांटिक चीज है। कैट तुरंत फूट फूट कर रोने लगा और बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं है। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। कैंगबो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ली शियाउन पर एक नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे दूसरों के पास चला गया। ये फैन, तुम दोनों बूढ़े क्यों नहीं हुए? जो ही सबसे पहले शांत हुआ। उसकी आंखें स्थिर होकर ये फैन और पेंगबो को देख रही थी। उसकी धुंधली आंखों से दो किरणें निकल रही थी। अन्य लोगों ने भी अस्थायी रूप से अपना दुख दूर रखा और दूसरी ओर देखने लगे। झो ही की बातें सुनकर पेंगबो को कुछ असहजता महसूस हुई। उसने बहुत ही निर्दयता से कहा, मैं कहता हूँ दादाजी झो, आप ये संदेह नहीं कर सकते कि हम दोनों कुछ गलत करने वाले हैं, है न? अगर हमारे पास इतनी महान जादुई शक्तियां होती तो हम देवता बन सकते थे। फिर भी हम नश्वर क्यों होते? लिंजिया ने रोना बंद कर दिया और ये फैन की तरफ देखा। उसने गंभीरता से लगभग भीख मांगते हुए पूछा, ये फैन, मुझे सच बताओ, तुम अपनी जवानी कैसे वापस पा सकती हो? तुमने ये कैसे किया? इस पर ये फैन केवल उसे सांत्वना दे सकता था और उसे आशा दे सकता था। वह अजीब लाल फल बहुत पहले ही खाया जा चुका था। और क्या तरीका हो सकता था? ये स्थान छोड़ो, उस अमर महल में जाओ। झो ही कांपते हुए खड़ा हुआ और दूर पहाड़ की ओर इशारा किया। वहां महलों का एक निरंतर विस्तार था, मानो स्वर्ग से कोई महल नश्वर दुनिया में उतर आया हो। हालांकि उनका शरीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनका दिमाग नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस समय की एकमात्र उम्मीद की ओर इशारा किया। यदि वहां अमर प्राणी होते तो ये सब आसानी से हल हो सकता था। समूह ने एक दूसरे का सहारा लिया और पहाड़ से नीचे उतर आया। उनमें से कई बूढ़े थे और बहुत धीरे धीरे चलते थे। ये फैन, पेंगबो, लियुयाई और झांग जीलिंग के पास उनकी देखभाल करने के लिए इधर उधर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दादा झो, दादा वान, मुझे आप दोनों का साथ देने दीजिए। पेंगबो बीच में चला गया, एक उसके बाईं ओर और एक उसके दाईं ओर, झो ही और वांग जिवेन का समर्थन करते हुए। इस पर वांग जिवेन ने तीखी हंसी निकाली, जबकि झो ही भावशून्य था। किसी कारण से ली शियाओन ने ये फैन को उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन उसने रास्ते में कुछ नहीं कहा। वह केवल लगातार रोती रही, जब तक कि वह अंत में लगभग बेहोश नहीं हो गई। क्या हो रहा है? हमारे बीच अभी भी एक पहाड़ क्यों है? ये फैन और बाकी सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे स्पष्ट रूप से अमर महल से केवल एक पहाड़ से अलग थे, लेकिन जब वे चोटी पर चढ़े और आगे देखा तो उनके बीच अभी भी एक पहाड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला था। अभी कुछ समय पहले से, चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारे और अमर महल के बीच की दूरी नहीं बदली है। क्या हो रहा है? उन्होंने फिर से दूर तक देखा, फिर से आगे बढ़े और एक और पहाड़ पर चढ़ गए। लेकिन अंत में यह अभी भी वैसा ही था। इस समय सभी को समझ में आ गया कि करीब पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अब चुनाव करने का समय आ गया है। शायद हमें उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वह स्थान एक भूल भुलैया जैसा लगता है, जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। अचानक एक मछली की गंध ने उनके नथुनों पर हमला किया। जंगल हिल गया और एक काला जानवर जो 5 मीटर लंबा था, खड़ा हुआ, उनकी ओर झपट्टा मारा। उसके तीखे पंजे ठंडी चमक से चमक रहे थे। उसका पूरा शरीर घने काले बालों से ढका हुआ था जो आधे फुट लंबे थे। ये भयानक और डरावना था। इसका शरीर बंदर जैसा था, लेकिन इसका सिर अतुलनीय रूप से अजीब था। इसकी चोंच 1 फुट से ज्यादा लंबी थी। यह एक पक्षी दानव की तरह लग रहा था जो आत्मा बन गया था। उसने पहले कभी इस तरह का क्रूर जानवर नहीं देखा था। वहां मौजूद ज्यादातर लोग एकदम से डर गए और उनमें से 2 तो जमीन पर गिर पड़े। अगर वे ऐसे खूंखार विशालकाय जानवर की गिरफ्त में आ जाते जो उनकी तरफ झपट रहा था, तो वे निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये फैन, सावधान रहो, पेंगबो चिल्लाया। क्योंकि ये फैन को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, पेंगबो ने उत्सुकता से टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका को लहराया और आगे बढ़ गया। ये फैन ने अपने बगल में खड़े 2 लोगों को धक्का देकर दूर कर दिया और अपने दाहिने हाथ से वज्रराजदन को पकड़ लिया, जो उसने लियू युंजी से प्राप्त किया था, और उसे पूरी ताकत से आगे की ओर घुमाया। टकराना। वज्र का राजदन चमकते हुए पंजे से टकराया और विशालकाय काले जानवर की हथेली वहीं मुड़ गई। ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से टूट गई थी। हर कोई हैरान था, ये सोचकर कि यह वज्रराजदन की शक्ति थी। केवल ये फैन जानता था कि वज्रराजदन की दिव्य शक्ति का अंतिम कतरा लियू युंजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अभी यह उसके शरीर की सारी ताकत थी जिसके परिणामस्वरूप ये हमला हुआ। वह बहुत हैरान था। अगर वह बूढ़ा होता तो उसके लिए इतनी ताकत होना असंभव होता। हालांकि जब से उसने अपनी जवानी वापस पाई है, उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बाघों को चीरने और हाथियों को उछालने की दिव्य शक्ति है। विशालकाय जानवर ने एक अप्रतिम शोकपूर्ण चीख निकाली। उसने अपनी चोंच खोली और बेरहमी से ये फैन पर चोंच मारी। उसी समय उसका दूसरा चमकता हुआ पंजा हिंसक रूप से नीचे गिरा। ये फैन की हरकतें बहुत तेज थीं और वह अविश्वसनीय गति से चकमा दे रहा था। वह विशालकाय जानवर के पीछे भागा और अपनी पूरी ताकत से वज्रराजदन को घुमाया, जिससे वह विशालकाय जानवर की पीठ पर जोर से टूट पड़ा। हड्डियों के टूटने की आवाज तुरंत गूंज उठी। टकराना। ये कल्पना करना कठिन था कि यह शक्ति कितनी महान थी। 5 मीटर लंबा काला जानवर लकड़ी की कठपुतली की तरह था, क्योंकि इसे वज्रराजदन ने 8 या 9 मीटर दूर तक पटक दिया था। यह जमीन पर भारी होकर गिर गया और कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, फिर आगे नहीं बढ़ सका। हर कोई अचंभित था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। बर्बर का शरीर सिकुड़कर 12 साल के लड़के के आकार का हो गया था। वह और भी ज्यादा नाजुक और शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी ताकत और गति भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। ये बहुत चौंकाने वाला था।
सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी और उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। फिर एक चर्चा हुई। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये फैन के पास ऐसी दिव्य शक्ति कैसे हो सकती है। वे दोनों ईर्ष्यालु और जलनशील थे। धीरे धीरे आसमान काला होता गया और डूबते सूरज का आखिरी निशान भी गायब हो गया। हर कोई हार मानने को तैयार नहीं था और एक और चोटी पर चढ़ गया। उन्होंने पाया कि उनके और स्वर्गीय महल के बीच अभी भी एक पहाड़ था। दूरी कभी नहीं बदली थी। इस समय सभी लोग पूरी तरह से निराश हो गए और उन्होंने वहां फिर कभी न जाने का निर्णय लिया। हालांकि इस समय आकाश में अचानक एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। यह आकाश को पार करने वाले इंद्रधनुष की तरह था और यह अंधेरे आकाश में विशेष रूप से आकर्षक था। वह है। हर कोई हैरान था। उस इंद्रधनुषी रोशनी में एक मानव आकृति थी और वह वास्तव में आकाश में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। ये निश्चित रूप से कोई नश्वर नहीं था। फुट। उस इंद्रधनुषी रोशनी ने अचानक दिशा बदली और उनकी दिशा में उड़ गई। इसकी गति इतनी तेज थी कि लोग अवाक रह गए। यह ऐसा था जैसे आसमान में इंद्रधनुष पार कर रहा हो और पलक झपकते ही आ गया हो।